जैसा कि लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था पेरोल सिस्टम, और पेरोल सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि पेरोल सिस्टम्स के अंदर हमने दो चीज़ों को गौर से देखा था कि जब भी कोई पेरोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेरोल सिस्टम बनता है तो वो या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बन सकेगा या ऑन द बेसिस ऑफ अ पीस बन सकेगा। तो इसी तरह से आज हम जो देखने जा रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम है। प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम के बारे में एक दो बातें करते हैं, फिर हम अपनी वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी कास्ट कैलकुलेट कर दें कि वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है मार्केट में सेल आउट करने के लिए उसकी क्या लागत है। और आपको पता है कि लागत के अंदर तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपका मटेरियल भी इन्वॉल्व होता है, आपका लेबर भी इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ साथ आपका ओवरहेड भी इन्वॉल्व होता है। इन तीन चीज़ों को हम देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इस प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बताया कि लेबर के अंदर जब भी ब्रॉडली स्पीकिंग, जब भी लेबर के कोई भी पेरोल सिस्टम के अंदर कोई भी लेबर रिलेटेड कोई सैलरी या पैकेजेस को डिजाइन किया जाता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो वो टाइम बेस्ड होगी या वो प्रोडक्ट बेस्ड होगी या हाइब्रिड होगी, वो दोनों को आप मिला के करेंगे। तो जब भी बेटा आज के लेक्चर की बात की जाए प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे पास भी दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नंबर वन चीज हमारे लिए होगी जिसको हम कास्ट एक्यूमुलेशन बोलेंगे। कास्ट एक्यूमुलेशन सिंपल लफ्जों में मैं बताऊं कि कास्ट को इकट्ठा करना, कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उस पर कौन कौन सी कास्टें इनकर हुई हैं, उनका डेटा वगैरह उनको इकट्ठा करके उनको एनालाइज करना नंबर वन स्टेप होगा हमारे पास, जिसे हम कास्ट एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अपने पास से काट करें, लिखें। नंबर सेकंड जो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज हम देखने जाएंगे वो कास्ट मेजरमेंट होगी, और आखिर में हम उसको कास्ट असाइनमेंट होगी। ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे हमारे ओवरऑल में बात करता हूँ। आगे चल के हम प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम में डिफरेंट कास्टिंग सिस्टम्स हैं, डिपेंड करेगा आपकी 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 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या वो प्रोडक्ट जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम है उसमें जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम है, प्रोसेस कास्टिंग सिस्टम है, हाइब्रिड कास्टिंग सिस्टम है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग सिस्टम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि कोई भी कास्टिंग सिस्टम है उसके लिए हमारे पास कास्ट एक्यूमुलेशन, कास्ट मेजरमेंट और कास्ट असाइनमेंट जरूरी होता है। चले हम अपने वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। Product casting plays a critical role in the manufacturing environment, and it is also significant factor in the services industries। कोई भी हो देखें, कोई भी बिजनेस है, वो सर्विसेज है या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसको सबसे पहले तो इस चीज को फाइंड करना बहुत ही जरूरी है कि जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी उसने सर्विसेज दी है उसकी लागत क्या है, उसको उस पे कितना उसका अपना मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का अपना कितना खर्चा हुआ है। अ गुड कास्टिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल। ओके, देखें अब यहाँ पे रिलायबल तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? कि हमने कुछ दो चार लेक्चर्स पहले हमने टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने बात की थी कि समटाइम आपका कोई ऐसा ऐसा समटाइम, देखिए कास्ट, देखिए अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट होते क्या है? देखिए कास्ट अकाउंटेंट या आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करें, मैं छोटी सी बात करता हूँ। कास्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर जो बेहतर डिफरेंस ये है ना कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेंट की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन कास्ट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है? सम टाइम एक चीज की प्राइस 8 रुपीज है और उसकी लागत 6 रुपीज है। 6 रुपये में आपने बनाई है, 8 में आपने बेच रहे हैं, और सम टाइम उसका ऑर्डर आपके पास आ जाता है 5 रुपीज पर प्रोडक्ट, जो आपकी कास्ट से भी बिलो है। लेकिन वो आप लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, या उनके पास वो टूल्स, टेक्निक और डिसीजन होते हैं जिसकी बेस पे वो ये प्रूव करते हैं कि 5 रुपीज पे एक चीज की कास्ट 6 रुपीज है, उसको 5 रुपीज पे सेल करके भी 2 रुपए का प्रॉफिट आपको हो सकता है। एनी दैट्स वाई आपका जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस एंड कैन बी यूज फॉर द आंसर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। इन जर्नल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन जर्नल, इन जर्नल कास्ट सिस्टम या कास्टिंग सिस्टम इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कास्ट एक्यूमुलेशन। नंबर वन पॉइंट, कास्ट एक्यूमुलेशन।
इसको और से देखना है। फिर हम कास्ट मेजरमेंट की बात करेंगे। पहले कास्ट को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, डिफरेंट हेड्स को चार्ज करेंगे और आखिर के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को असाइन करेंगे एक पर्टिकुलर कास्ट, जो जिसको हम पर यूनिट कास्ट के नाम से याद करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कास्ट एक्यूमुलेशन क्या होती है। कास्ट एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ recording of a caste. The caste accountant need to develop a source document which keep track the caste as they incur या occur. अब सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कोई भी सेल परचेज करेगा या कोई भी रिलेशनशिप करेगा तो उसकी बेस पे सपोज करें अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है या इवन वेजेस पे किया तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जो वो डिस्क्राइब करेगा कि वो जो आपका एक्सपेंस हुआ है किस हेड के अंदर हुआ है, उसके अंदर वो किस डेट के अंदर हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब नंबर वन जो चीज थी अगेन कास्ट एक्यूमुलेशन। कास्ट एक्यूमुलेशन में हमने सारी कास्टों को इकट्ठा करना होता है और उसको कास्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करना होता है। उसके लिए यस वी नीड अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड डेटाबेस, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। नॉर्मली ये जो कास्टिंग की चीजें हैं ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटेंट की तरफ से हमारे पास आती है। बेसिकली कास्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट की प्रोवाइड करदा जो डेटा है उसकी बेस पे चीजों को देखते हैं। नंबर सेकंड है जी हमारे पास कास्ट एक्यूमुलेशन, कास्ट मेजरमेंट। कास्ट एक्यूमुलेशन के बाद कास्ट मेजरमेंट रेफर टू द क्लासिफाई कास्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। मेजरमेंट करना उनको जो भी हमारे पास कास्ट इन डिफरेंट एक लिस्ट ऑफ कास्ट हमारे पास अवेलेबल होगी जिसको हमने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर किया होगा, फिर हमने उसमें से अलग अलग करना है। हमारे पास डेफिनेशन अवेलेबल है कि कौन सी चीज को हम डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर करेंगे, कौन सी को डायरेक्ट लेबर और कौन सी को उसके बाद जो इनमें से नहीं है उसको हम ऑफ कोर्स ओवरहेड या एफओएच जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं उसको चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे एक और भी चीज समझने की बहुत इंतहाई जरूरी है कि टू कॉमन मेथड्स ऑफ कास्ट मेजरमेंट आर यूज्ड। नंबर वन, जरा देखें इसको जरा गौर से देखें, दो मेथड में मैं कास्ट मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें से। और कास्ट मेजरमेंट क्या होता है कि कास्ट मेजरमेंट सिंपल सी चीज है कि आपने जितनी भी कास्ट इनकर की हैं उनको क्लासिफाई कर दें डायरेक्ट मटेरियल की ग्रुप के अंदर, डायरेक्ट लेबर के ग्रुप के अंदर और ओवरहेड के ग्रुप के अंदर। दिस इज कॉल्ड अ कास्ट मेजरमेंट। अब कास्ट मेजरमेंट दो तरह से की जाती है। नंबर वन इज कॉल्ड एक्चुअल कास्टिंग और नंबर सेकंड इज कॉल्ड नॉर्मल कास्टिंग। एक्चुअल कास्ट की बात समझेंगे तो नॉर्मल कास्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगी, बड़े सिंपल सी बात है। एक्चुअल कास्ट के अंदर आपके पास मटेरियल की भी एक्चुअल कास्ट होनी चाहिए, लेबर की भी आपके पास एक्चुअल कास्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एफओएच की भी एक्चुअल कास्ट होनी चाहिए, तो फिर इसको हम एक्चुअल कास्टिंग बोलेंगे। इसकी बेस पे हम मेजरमेंट कर सकेंगे। लेकिन दूसरी क्या है, एक्चुअल कास्टिंग हमारे पास ये जो फर्स्ट एक्चुअल कास्टिंग मेथड है ये मेरे अपने अंदाजे से 5 to 10% ऑर्गेनाइजेशन अगर यूज करें तो करें, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर 80% से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन या रिपोर्टिंग पर्पज के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपकी नॉर्मल कास्टिंग होती है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल कास्टिंग तो हमें समझ आ गई है, एक्चुअल कास्टिंग देखिए कास्ट का लास्ट जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो हमारे माइंड में तो तीन ही चीजें आती है, या मटेरियल आता है या लेबर आता है या एफओएच आता है। अब उसने कहा एक्चुअल कास्टिंग तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल कास्ट के अंदर एक्चुअल आपके पास मटेरियल, एक्चुअल लेबर और एक्चुअली आपके पास ओवरहेड होगा। ये तो हमें बात समझ आ रही है। अब बात ये है कि नॉर्मल कास्टिंग क्या होती है। नॉर्मल कास्टिंग भी बड़ी सिंपल सी चीज होती है। नॉर्मल कास्ट के अंदर मटेरियल की एक्चुअल कास्ट होती है, लेबर की भी एक्चुअल होती है, लेकिन एफओएच की अप्लाइड कास्ट होती है। अप्लाइड मीन आपने उसकी एफओएच की आपके पास एक्चुअल कास्ट नहीं होती, उसको आप थ्रू एब्जॉर्प्शन कास्टिंग या ओएआर या किसी और तरीके से उसको मेजर करते हैं जिसको हम एफओएच अप्लाइड बोलते हैं। चलें ये इसमें शायद नीचे ये डेफिनेशन भी अवेलेबल है। अब इसको जरा देख लेते हैं यहाँ पे। एन एक्चुअल कास्टिंग सिस्टम यूज एक्चुअल कास्ट फॉर
डायरेक्ट मटेरियल, यस, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। मीन एक्चुअल कास्टिंग के अंदर आपके पास तीनों कास्टें जो होंगी वो एक्चुअल होंगी इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पर यूनिट अ कास्ट। लेकिन नॉर्मल कास्ट क्या होती है? नॉर्मल कास्टिंग सिस्टम के अंदर आपके पास ये एक्चुअल कास्टिंग है और नीचे इसके बाद नॉर्मल कास्टिंग है। नॉर्मल कास्टिंग क्या होगा? इसमें आपके पास एक्चुअली कास्ट होगी लेकिन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए दो तो एक्चुअल होंगी, लेकिन इसमें सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपके पास ओवरहेड की कास्ट जो है वो एक्चुअल नहीं होती है आपके पास। अगर एक्चुअल नहीं होती तो फिर हमें तो कास्ट चाहिए। जब तक हमारे पास हमें 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 प्रोडक्ट की टोटल कास्ट उस वक्त तक तो पहुंच ही नहीं सकते जब तक उसमें एफओएच या इनडायरेक्ट कास्ट का एलिमेंट शामिल न हो। फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? कुछ बेसिस की बेस पे हम उसको उसका एक रेट कैलकुलेट करते हैं, जिसको फिर आपने भी डिफरेंट बुक्स में देखा होगा और समटाइम डिफरेंट क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ब्रैकेट में लिखा होता है अप्लाइड। इससे मुराद ये होती है कि ये आपका जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है ये आपका एक्चुअल नहीं है, ये अप्लाइड है। और अप्लाइड में दोनों चांसेस हो सकते हैं। आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाइड भी हो सकता है और फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड भी हो सकते हैं। लेकिन चलें, एफओएच की तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ये इसके अंदर हम सिर्फ इस चीज़ों को देखेंगे। डिटेल हम इफेक्टिव ओवरहेड को फिर बाद में किसी दफा देखेंगे। अच्छा, कास्ट असाइनमेंट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट यूनिट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ आपके कोर्स के लिए जो देखा गया है तो प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम में कास्ट एक्यूमुलेशन, कास्ट मेजरमेंट और असाइनमेंट ऑफ अ कास्ट थ्री मेन पॉइंट्स होते हैं कोई भी आपका प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम है। अब आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आपके आपके साथ देखेंगे जिसे हम बोलेंगे जॉब ऑर्डर कास्टिंग। अब जॉब ऑर्डर कास्टिंग और दूसरा सिस्टम जो है वो आपके पास अब प्रोसेस कास्टिंग है। और अगर एक और तरह से देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती हैं कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग, इन दोनों के जिनको हम स्टडी करेंगे आगे आगे चल के, इन दोनों के कुछ एलिमेंट्स जॉब ऑर्डर कास्टिंग के उठाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स आपके पास प्रोसेस कास्टिंग के उठाए जाते हैं, और इन दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बनाया जाता है विच इज कॉल्ड हाइब्रिड कास्टिंग सिस्टम। और स्टार्ट में हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम और प्रोसेस कास्टिंग की बात करेंगे। कुछ बुनियादी एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जॉब ऑर्डर कास्टिंग के लिए। देखो, जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम हर बिजनेस के अंदर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके पास प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देने जा रहे हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा हर सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं करता है। कुछ बेसिक्स होती हैं, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करेंगी तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इससे पहले भी एक चीज को देखा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर, हमने देखा था कि आपने जो लाइफ ऑफ फाइफ एवरेज या आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो होमोजीनियस नेचर को होगा। अगर हेट्रोजीनियस नेचर का प्रोडक्ट है तो उसके अंदर आप कास्ट फ्लो अजम्पशंस जिनको हम लाइफ ऑफ फाइफ एवरेज बोलते हैं वो अप्लाई नहीं की जा सकती। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग में और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मोटा और मेजर डिफरेंस है बेटा वो ये है कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग में भी हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से आपका डिफरेंट होता है। मीन आप ऑन द बेसिस ऑफ अ जॉब परफॉर्म करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ जॉब से क्या मतलब है? आपके कस्टमर की जो नीड एंड वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कस्टमाइज जॉब्स डेवलप करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने कस्टमाइज जॉब या कस्टमाइज प्रोडक्ट इवन आप बना रहे हैं तो सिंपली एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से उसकी प्राइसिंग डिफरेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ अ नीड वांट डिजायर और डिमांड ऑफ कस्टमर। तो इसको आप अप्लाई करेंगे। लेकिन दूसरे जो प्रोसेस कास्टिंग है, प्रोसेस कास्टिंग बेसिकली बेस करता है एक डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स के ऊपर और उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट, उसको चले हम आगे देखेंगे। जॉब ऑर्डर कास्टिंग की बात करते हैं तो इन अ जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम कास्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय जॉब। देखो, हमने वो बात की थी ना एक्यूमुलेशन की,
एकमुलेशन से मैंने सिंपल सा आपको बता दिया कि एकमुलेशन मीन इकट्ठा करना जॉब्स को। तो हम जॉब ऑर्डर कास्ट में हम हर जॉब के लिए एकमुलेशन अलग करेंगे। हम हर जॉब को एक जॉब का कोड देंगे और फिर उसी जॉब के रिलेटेड जो कास्ट होगी मीन उस जॉब पे अगर जॉब नंबर 95 हम परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर अगर मटेरियल इशू होगा तो हम उसको सिर्फ उसी स्पेसिफिक जॉब के लिए मटेरियल जब इशू करेंगे तो उसी के लिए इशू करेंगे और जब हम लेबर को हायर करेंगे तो स्पेसिफिक उसी जॉब के लिए करेंगे। आखिर में चल के फिर हम उसकी सारी की सारी कास्टों को मेजर भी आसानी से कर सकेंगे और फिर उसको असाइन भी आसानी से कर सकेंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि इन द जॉब ऑर्डर कास्टिंग आपने कास्टिंग को एक्यूमुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अ जॉब ताकि अलग अलग आपके पास डेटा अवेलेबल हो। जितनी जॉब्स हैं उनके लिए अलग अलग जैसे मटेरियल परचेज करेंगे या इशू करेंगे तो आपने उसको डिटरमिन करना है कि किस जॉब की तरफ जा रहे हैं ताकि इसकी कम्युलेशन आसानी से की जा सके। Firm operating in a job order industry produce a wide variety of a product or job that are usually quite different from each other. Yes, एक कोई भी बिजनेस है कस्टमाइज और बिल्ड टू ऑर्डर प्रोडक्ट। देखें यहाँ से आपको बात क्लियर कंफर्म हो जाएगी कि ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज या बिल्ड टू ऑर्डर प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रही है। The key feature to job order casting is that cost of one job different from the another job और so उसकी अकाउंटिंग भी हम सेपरेट करेंगे। सिंपल कस्टमाइज जॉब है ऑलरेडी आपके माइंड में सारी बात। once again any given job is completed the unit cost can be computed by the dividing total cost। सिंपल सी बात है एक जॉब नंबर हमने 85 हमने कंप्लीट किया हम जॉब नंबर 85 की सारी कास्टों को इकट्ठा करेंगे उसके मटेरियल की कास्ट उस दैट पर्टिकुलर जॉब जो जॉब नंबर 85 पे जितनी भी मटेरियल की कास्ट इन्वॉल्व हुई है हम सिर्फ उसको इकट्ठा करेंगे। उसके साथ हम लेबर को भी देखेंगे कि इसी जॉब पे 85 पे कितना लेबर इनकर हुआ है और फिर OH के हवाले से हमारे पास दोनों सिस्टम्स हैं। हम देखेंगे हम एक्चुअल यूज कर रहे हैं या नॉर्मल यूज कर रहे हैं। नॉर्मली यूज करेंगे एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं होता FOH का। उसके बाद हम FOH को भी एज अप्लाइड FOH उसको किसी भी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी 2 मिनट बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फिर उसके बाद हम उसको आसानी से अब क्वेश्चन ये है कि पर यूनिट कास्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है जितनी भी कास्ट इनकर हुई हैं उसको डिवाइड करेंगे जितनी जॉब्स हैं आपने अगर एक जॉब परफॉर्म की तो डिवाइड बाय 1 वो टोटल उसकी पर यूनिट कास्ट आ जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम। डिफरेंट डॉक्यूमेंट जी। अच्छा जी अब ये इम्पोर्टेंट है जी कि आप जॉब ऑर्डर कास्ट बनाने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और फिर वो जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बोलेंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से डेटा उठाना पड़ेगा आपको कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिसकी बेस पे आप अपनी जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बना सकें। दिस इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये कहा जा सकता है प्रिपेयर द जॉब ऑर्डर कास्ट शीट तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग के ये से क्वेश्चन है। अच्छा the document that identify each job and accumulate its manufacturing cost in the job order cost sheet. This is called job order cost। ये सिंपल जो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे आप जॉब ऑर्डर की कास्ट को कैलकुलेट करेंगे उसको हम जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बोलते हैं। ठीक है जी ये इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन एंड इम्पोर्टेंट लाइन फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। The job order cost sheet reflect the direct material, direct labor and overhead cost for the job। अब overhead के अंदर आपका यहाँ पे ये भी हो सकता था overhead आपका applied भी हो सकता है और applied और overhead आपका actual भी हो सकता है। ठीक है ये दोनों चीजों में से एक चीज आपको गिवन होगी। अगर एक्चुअल गिवन है तो फिर तो बड़ा सिंपल हो जाएगा हमें लिखना ही पड़ेगा लेकिन अगर गिवन ना हो तो फिर हमें कोई सूटेबल बेसिस दी जाएंगे जिस बेसिस के ऊपर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो हम देखेंगे। अच्छा
अब यहाँ तक जो हमें मोटी मोटी बात समझ आई है कि जी जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी जो डिफरेंट तरह की जॉब्स परफॉर्म कर रही होगी, कस्टमाइज जॉब परफॉर्म कर रही होगी। तो अल्टीमेटली उनकी अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं, तो अल्टीमेटली प्राइसेस भी फिर वेरी करेंगी। और फिर जैसे ही हम जॉब परफॉर्म करेंगे, उस जॉब परफॉर्म करने की बेस पे फिर हमें कैलकुलेट करना है कि जी हाँ, हमने कितनी इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर हमारा कितना कास्टिंग हुई है। तो फिर उस कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कुमुलेट करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है जॉब ऑर्डर कास्ट शीट। और जॉब ऑर्डर कास्ट शीट के अंदर, अच्छा जी ठीक है बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमें अकाउंटिंग आती है। फिर कैसे बनाएंगे? अच्छा उसके अंदर क्या क्या चीजें जॉब ऑर्डर कास्ट शीट के अंदर? जॉब ऑर्डर कास्ट शीट के अंदर तीन चीजें हमारे पास। कौन कौन सी चीजें हैं जी? नंबर वन चीज है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा ओवरहेड, वो एक्चुअल है या अप्लाइड है। अब हमें पहली बात सुनो, डायरेक्ट मटेरियल है तो यार डायरेक्ट मटेरियल का डेटा हमें चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना डायरेक्ट मटेरियल खर्चा हुआ। तो क्या करेंगे? कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट देखेंगे? यस, सो द सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ मटेरियल रिक्विजिशन। आपको शायद याद होगा परचेज के अंदर हमने मटेरियल रिक्विजिशन को हमने थोड़ा सा स्टडी किया था परचेज प्रोसेस के अंदर, कि मटेरियल रिक्विजिशन क्या होती है। मटेरियल रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट परफॉर्मर होता है, जो आपका प्रोडक्शन या आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं स्टोर रूम को कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ये जो भी उनको चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल के अंदर डायरेक्ट रॉ मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी है वो इन्वॉल्व होगा। तो सिंपल ये है कि मटेरियल रिक्विजिशन इज अ सिंपल प्रोफार्मा जो आपकी प्रोडक्शन या आपकी फैक्ट्री या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रिक्वेस्ट करती है आपके स्टोर रूम से कि जी हमें इस नेचर का या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक मटेरियल चाहिए। द कास्ट ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल इज ट्रेस टू ईच जॉब थ्रू द यूज ऑफ अ मटेरियल रिक्विजिशन। हम मटेरियल रिक्विजिशन परफॉर्मा उठाएंगे, हर मटेरियल रिक्विजिशन परफॉर्मे के ऊपर पार्टिकुलर जॉब का नंबर लिखा होगा। हम देखेंगे, हम अपने मटेरियल रिक्विजिशन जो हमारे पास उसका जो भी डेटा अवेलेबल है वो कंप्यूटराइज जो मैनुअल है, उसमें से हम जो भी हमें जॉब के रिलेटेड हमें कास्ट शीट बनानी है, उस जॉब के रिलेटेड हम उस पर सारी रिक्विजिशन उठा लेंगे। कितनी रिक्विजिशन है? 5 6 10 जितनी भी होंगी, उन पे सारी मटेरियल के रिलेटेड हमारी कास्टिंग क्लियर हो जाएगी। When direct material are issued to production, the material requisition form identify the job, quantity and the type of direct material, etc. Requisition परफॉर्मे के अंदर सारा कुछ अवेलेबल होता है कि किस डेट को आपका मटेरियल कितनी क्वांटिटी में है और किस पर्टिकुलर जॉब को जॉब नंबर वगैरह सारा कुछ उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो सिंपल कि मटेरियल के रिलेटेड हमें जो भी डेटा चाहिए होगा कास्ट शीट के लिए, वो हमारे पास मटेरियल रिक्विजिशन परफॉर्मे के अंदर आ जाएगा। एक चीज। दूसरा, हमें फिर अब लेबर का डेटा चाहिए। यस, लेबर का डेटा चाहिए तो वो भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए हम यूज करते हैं जॉब टाइम शीट या टिकट। द जॉब टाइम शीट आर टिकट आर टिकट, टिकट भी इसको बोलते हैं समटाइम, are the source document used to assign the direct labor cost to the job when a direct labor work on job he or she will fill this document etc. So हमें ये भी इसी तरह से एक परफॉर्मा है जो पर्टिकुलर, अगर हमें अपनी जॉब नंबर 101 के लिए हमें देखना है कि जी उसमें कितना डायरेक्ट हमारा जो लेबर का एक्सपेंस हुआ है, तो फिर हम टिकट्स देख लेंगे, उसके ऊपर जो भी हमें सारा डेटा अवेलेबल होगा। और आखिरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक्चुअल आपके पास डेटा अवेलेबल है एफओएच का तो बड़ा आसान हो जाएगा, उसको आप लिख लें। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है, जो नहीं होगा आपको मेजॉरिटी केसेस के अंदर, तो फिर उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, काउंट फॉर करना पड़ेगा। कैसे काउंट फॉर करना पड़ेगा उसको हम लिखते हैं। ओवरहेड एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ओवरहेड इज असाइंड टू द जॉब यूजिंग प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट। इसको देखना है जरा, इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन इसको जरा देख लें आप। ओवरहेड इज असाइंड टू द जॉब यूजिंग अ प्री डिटरमिन रेट और OAR, जिसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। बेसिकली एब्जॉर्प्शन रेट, अगर एक ही बात करूं मैं, एब्जॉर्प्शन रेट आपका एफओएच की अगर बात की जाए, तो
तो FOH के अंदर डिफरेंट हमारे मेथड्स आप बोल सकते हैं, जिसमें एक अब्जॉर्प्शन कास्टिंग है और सेकंड इज मार्जिनल कास्टिंग है। तो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के थ्रू हमने इसको कैलकुलेट करना है। मैं उतनी डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको फार्मूला देंगे, उसमें आपने पुट करना होगा और आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। इफ द रेट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर हार्स, ये लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लें, इससे काफी बात क्लियर हो जाएंगे। इफ द रेट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर हार्स, then the predetermined rate and the information from the ticket are used to calculate the overhead rate। देखो, आपको एक तो रेट दिया जाएगा और उसके बाद एक आपको सूटेबल बेस दी जाएगी, तो आपने सिंपल उसको कैलकुलेट कर देना है। अब सिंपली अगर फिर देखें क्वेश्चन में जाने से पहले, बड़ा सिंपल एरिया है ये हमारा जॉब ऑर्डर कास्टिंग। इसमें कोई इतना आसान सी चीजें, सिर्फ शीट बनानी है हमने, लेकिन उसको फिर एक दफा हम देख लेते हैं कि जब भी हम कास्ट जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनाएंगे तो उसके लिए हमें 3 तरह की कास्टों की जरूरत होती है। या इन अदर वर्ड, कभी भी हम कास्ट से कास्टिंग करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हम 3 हेड्स में कास्टिंग करते हैं। पहला हेड जो होता है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, दूसरा डायरेक्ट लेबर है, और लास्ट वन में हमारे पास स्किल है। और फिर लास्ट पे हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं हमें कोई भी कास्टिंग कैलकुलेट करने के लिए, मटेरियल, लेबर और FOH। अब जहाँ तक जॉब ऑर्डर कास्टिंग का तल्लुक है, हम मटेरियल का जो डेटा पिक करेंगे वो डायरेक्टली मटेरियल रिक्विजिशन से करेंगे। मटेरियल रिक्विजिशन की छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, गिव एन ऑथराइज्ड मटेरियल टू बी टेकन फ्रॉम द स्टोर रूम फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर जॉब। और लेबर के लिए हम टाइम शीट से करेंगे, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अकाउंटेंट वर्किंग होगी, जो भी हमारे पास एक रेट हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं जी अपने क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 7.1। A furniture mart received an order to manufacturing of furniture for a school. The order was assigned a job code is FS6। जॉब ऑर्डर कास्टिंग के अंदर हमारे पास कोई भी जॉब हम परफॉर्म करेंगे, छोटी है या बड़ी जॉब होगी, उसको उस जॉब के नाम को एक स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा। देखिए, और जो इजीली रिकग्नाइज भी करने में आसानी हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है FS6। FS stand for the FS stand for the furniture of school, और 6 मीन हो सकता है ये इनका इसी फर्नीचर के अंदर 6 नंबर का ऑर्डर हो। एनी हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। FS6 जॉब वाज प्राइस्ड एट 400,000। बातें होगी उनकी आपस में, स्कूल वालों ने जो भी रिक्वायरमेंट भेजी, बिजनेस वालों ने उनको डन कर दिया, और साथ उनको बोला कि जी 400,000 आपको प्राइस चार्ज करने हम करेंगे। आपस में नेगोशिएशन कंफर्म, चलें ये चीज़ों बनाए जी। फिर बनाई चीज़ें, हमारी फैक्ट्री ने उनकी नीड एंड वांट रिक्वायरमेंट को बिल्कुल सामने रखते हुए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट उनको बना के दिया, और जब वो बना के चले गए, सारा कुछ हो गया, तो फिर अब बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अ कास्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो जॉब हमने परफॉर्म की है, जिसमें हमने 400,000 रुपीज के अगेंस्ट हमने एक स्कूल को फर्नीचर प्रोवाइड किया, कस्टमाइज्ड फर्नीचर, जिसका हमारे पास FS6 का हमने एक जॉब क्रिएट की थी, उस पर हमारी कितनी कास्टिंग हुई है और उसमें क्या प्रॉफिट या रिलेटेड हमें एक शीट कंप्लीट करनी है। ओके जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मटेरियल क्या अमाउंट चाहिए, कि मटेरियल पे हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है। तो मटेरियल रिलेटेड हमने गए, हम मटेरियल रिक्विजिशन को उठाया है, तो वी सी के जी 5 मार्च की एक रिक्विजिशन है अंडर द रिक्विजिशन नंबर ऑफ 978 कंटेंट 25,000 कास्ट मीन। स्टोर ने 5 मार्च को 978 रिक्विजिशन नंबर के अंडर 25,000 का इसी FS6 जॉब को एक मटेरियल इशू किया था। अगेन सेकंड इशू भी हुआ है हमारे पास मार्च 15 को 1060 रिक्विजिशन के नंबर के अंडर 50,000 का मटेरियल अगेन फिर इशू हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज हमने मेंशन की
हुई थी, मैं दोबारा से चीज के ऊपर आ रहा हूँ कि व्हेन डायरेक्ट मटेरियल की बात की जा रही है, ठीक है। आपको पता है ना कि वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। हमारा इनडायरेक्ट से रिलेशन नहीं है मटेरियल एक्विजिशन के अंदर। और आपकी जो जॉब टाइम शीट के अंदर ये माइंड में याद रखिएगा कि हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को देख रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट कोई चीज है तो वो दैट इज अ केस ऑफ FOH, उसको हम आगे FOH के अंदर डिस्कस करेंगे। एनी तो हमने देखा कि थर्ड भी था जी। इन थर्ड केस मार्च वाज द केस इन मार्च 25th, जहाँ पे अंडर द रिक्विजिशन नंबर 1100 स्टोर इशूड 40,000 कास्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल टू दैट पर्टिकुलर जॉब नंबर FS6। ओके जी, हमने इन सबको प्लस किया तो हमें पता चला कि अच्छा जी इस कास्ट इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, स्कूल के फर्नीचर के लिए हमारी जो मटेरियल की कास्ट हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट इनकर हुई है, वो 115 है। डन हो गया जी। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेबर की जरूरत होती है। तो लेबर के लिए हमें फिर जॉब टाइम शीट हमने उठाया। हमें पता चला कि ये देखें 3 दिन काम हुआ है या 3 एक्टिविटीज के अंदर काम हुआ है। तो हमने देखा मार्च 5 में दैट पर्टिकुलर जॉब नंबर FS6 के ऊपर जो हमारा हार्स इनकर हुए थे वो 400 हार्स थे, और 400 हार्स ऑफ लेबर हार्स थे, और उनका रेट जो हमारे पास था वो 50 था। तो दिस मीन्स 20,000। और फिर इसी तरह से टोटल अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात की जाए तो इस जॉब के ऊपर हमने जो इनकर किए हैं वो 1,000 नंबर ऑफ आवर्स हैं, और 50 उसका स्ट्रेट रेट है। देख लें सब में रेट सेम है, तो इट मेक्स 50,000 अ कास्ट। मीन 115,000, 1,15,000 कास्ट हमारी मटेरियल पे इनकर हुई है इसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी प्राइसिंग हमने 400,000 चार्ज की है। और इसके ऊपर हमारी जो कास्ट लेबर की आई है वो 50,000 हमारे पास आई है। अब द next and last step to determine to calculate the factory overhead on the basis of some given base. So here FOH is applied. Yes, the word applied अगर use हुए तो we know this is a normal casting के इसके अंदर आपने फैक्ट्री ओवरहेड को, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास नहीं होगा, आपने वैल्यूज या जो भी आपके पास गिवन डेटा है उसकी बेस पे आपने उसको कैलकुलेट करना। बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, FOH इज अप्लाइड। ठीक हो गया, अप्लाइड है। फिर क्या करना है, क्या क्या किस चीज को अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। ₹180 पर डायरेक्ट लेबर आवर। बात क्लियर होगी ना कि जी आपका FOH जो है वो ₹180 है पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर आवर कितने, 1,000 है हमारे पास ना। तो हम FOH आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिखें FOH इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ हार्स हमारे हुए, 1,000 नंबर ऑफ हार्स हुए, और वो कह रहा है कि अच्छा जी 1 घंटे पे कितना अप्लाइड हमने करना है, 180 करना है। अगर 180 करना है तो इसको कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करो। 1,000 मल्टीप्लाई तो 180 कितना मान ली, 180,000। यस, 1,80,000, 180,000। अब देखिए सारी चीजें क्लियर हो गया, तो मसला ही हल हो गया सारा हमारे पास। देखो सारे का सारा डेटा अवेलेबल है। शीट सीधी सीधी शीट बनानी है, उसमें नाम लिखना है और प्राप्त करना है। देखो ऊपर लिखा हमने जॉब ऑर्डर, जॉब ऑर्डर का शीट हमने लिखा। ये देखो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपका नंबर उसको लिख दिया। मटेरियल पे 115,000 है तो हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 115,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कास्ट थी लेबर कास्ट जो 50,000 थी, तो हमने यहाँ पे लिखा 50,000। और थर्ड कास्ट हमारे पास थी FOH की कास्ट जो हमने ऑलरेडी अप्लाइड थी। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा फैक्ट्री ओवरहेड, और आगे बिल्कुल मेंशन किया। ये मेंशन करना जरूरी होता है अगर आप FOH को, एक्चुअल FOH आपके पास अगर नहीं है, आपने उसको किसी तरह भी कैलकुलेट किया अंडर द एब्जॉर्प्शन रेट मेथड कैलकुलेट किया या व्हाटएवर, जिस तरह से भी आपने कैलकुलेट किया, तो उसके साथ फिर आप अप्लाइड की वर्डिंग जरूर लिखेंगे। अब वी नो के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल प्रोडक्शन कास्ट, जिसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोल सकते हैं, कि जी वो हमारे पास इनकर हुई है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास इनकर हुई है। कितनी इनकर हुई है जी, अब देखो 345,000 की हमारे पास
कास्ट इनकर होगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट मीन प्रोडक्ट जब फैक्ट्री में प्रिपेयर हुआ है तो उस पर 3,45,000 रुपये का खर्चा हुआ है। लेकिन एक चीज है ना, देखो हमारे पास तो सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्री, हमने कभी आपने कोई ऐसी 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 फैक्ट्री देखी है जिस फैक्ट्री ने अपनी फैक्ट्री के बाहर ही ठेला लगाया हो कि जी यहाँ से बाहर रोड से वो चीजें बेच रहे हो? इस तरह नहीं होता ना। फैक्ट्री के बाद क्या होता है, फैक्ट्री के बाद वो आपका शोरूम की तरफ आता है, या जो भी आपका डिस्प्ले सेंटर है, या जो भी आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डील करने का तरीका है, तो उसके अंदर याद रखिएगा ये तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, ठीक है जी। ये जो आपने फर्नीचर बनाया है जिसको 4 लाख का बेचा है, उसको हमारी जो कास्टिंग है विद इन फैक्ट्री, जिसको हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, या कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कह सकते हैं, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इज अ गुड टर्म, वो हमारे पास 345,000 है। लेकिन यहाँ पे इसने एक और छोटी सी बात भी दिया था कि जी एंड सेलिंग एंड एडमन अकास्ट, कि जी वो जो हमारे पास शोरूम है, हमारे पास हमारी एक शॉप है जो एक जिससे हम सेल आउट करते हैं, उस पर डेफिनेटली हम कुछ सेलिंग के एक्सपेंसेस भी होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस मीन आपने कुछ मार्केटिंग करते हैं, उसके रिलेटेड आप कुछ सेलिंग को एनहेंस करने के लिए आप कुछ एम्प्लॉयज को हायर करते हैं वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ कुछ आपकी एडमिन भी होती हैं, जो आपके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिनकी सैलरीज हैं, या जो आपके वहाँ पे जॉब वो क्या नाम है स्टोर कीपर आपके पास अवेलेबल हैं, या कोई भी आपका वहाँ पे स्टोर सिक्योरिटी गार्ड है, या वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर है। ये कह रहा था कि जी एंड सेलिंग एंड एडमिन कास्ट एलोकेटेड टू द जॉब 10% ऑफ अ सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ अ सेलिंग प्राइस। 10% हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, ऑन द 10% ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे छोटे छोटे लफ्ज को जरा देखना है, ये समटाइम यहाँ ये भी हो सकता था कि 10% ऑफ अ प्रोडक्शन कास्ट, 10% ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अगर ये 10% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होता तो देखो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास ये आई है ना 345,000, तो फिर उसके अगेंस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको हमने जरा गौर से पढ़ा कि ना जी ये तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट नहीं है जी, सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट 10% कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ना 400,000, 400,000 का अगर 10% कैलकुलेट करें तो इट मेक्स अ 40,000 रुपीज। सो एड द 40,000 रुपीज एज अ expense of a selling and a admin, so selling and admin expenses of 40,000, इसको भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। सो अब अगर इसको सेलिंग एंड एडमिन में आपने प्लस किया, सो वी गेट अ टोटल कास्ट। A total cost mean total manufacturing cost as well as the selling and the admin cost, सारी कास्टें इसमें जमा हो गई हैं। ये देखो ये थोड़ा सा फर्क रखना है अपने पास, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते भी हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट था हमारे पास 45,000 और टोटल कास्ट हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमने जब सेल किया कि 400,000 पे हमने सेल आउट किया था, तो अल्टीमेटली वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000। अब देख सकते हैं आप कि स्पेसिफिक एक जगह की बेस पे जहाँ पे आपने आपकी प्राइस डिफरेंट होती है, जहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट बना के देना है वो डिफरेंट कस्टमाइज होता है अगेन एंड अगेन। मैं कह रहा हूँ कि वो ऑन द बेसिस ऑफ योर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज द किंग। अपने कस्टमर के बेस पे जो भी उसकी नीड एंड वांट थी उसी के मुताबिक, उसके स्कूल की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक बनाया। लेकिन अल्टीमेटली जो आपके पास आफ्टर दिस जॉब you get a rupees 15,000 as a profit. So overhead amount का जो हमने रेट कैलकुलेट किया था FOH के लिए, वो जहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया सिंपली उसका फार्मूला टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है कि ओवरहेड अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, और जो भी आपको रेट गिवन है जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी लेवल जिसको बेस बनाया गया था। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होगा, FOH को हम इंशाल्लाह देखेंगे भी डिटेल से। हर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ पर डायरेक्ट लेबर हार्स दिया जाए, आपको मशीन हार्स भी दिया जा सकता है। इसकी बेसिस कुछ भी हो सकती है। आपको स्पेस ऑफ ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री स्पेस दिया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कंजम्पशन किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी बेस दिया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आपने OAR कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये पता हो कि एक परसेंटेज दी जाएगी और एक बेस दिया जाएगा, उस बेस के ऊपर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट कर देना है। सो द फार्मूला इज द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो भी गिवन होगा, और एब्जॉर्प्शन रेट भी आपको गिवन हो गया। अब ये भी क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो इसने यहाँ पे 180 पर डायरेक्ट लेबर हार कैलकुलेट किया था, ये कहाँ से आया था?
लेकिन इस पॉइंट को मैं FOH के लिए छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे तो हमने आराम से जॉब ऑर्डर कास्ट शीट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आगे देखो जॉब प्राइसिंग की बात करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी सेम ही चीज है लेकिन थोड़ा सा दो चीजें हैं। सिंस ईच जॉब इज डिफरेंट, हमें पता है यार, देयर विल बी नो सेट प्राइस फॉर ईच जॉब। ठीक है जी, आगे क्या करना है, प्राइस इज बेस्ड ऑन, अच्छा प्राइस कैसे बेस्ड होती है, इसकी बेस पे बेस्ड होती है। एक तो वहां पे तो ऊपर उस बंदे ने चले, उसका एक एक्सपीरियंस था, उसने बता दिया 400,000 पहले से उसने कर दिया, लेकिन ऐसे प्राइस डिटरमिन नहीं की जाती। प्राइस डिटरमिन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट प्लस प्राइसिंग। देखो ये भी एक अगर इस तरीके को इस तरह से किया जाता है कि ये बंदा पहले कैलकुलेट कर लेता अपनी टोटल कास्ट, और फिर उसमें जो भी इसने अपना मार्कअप का परसेंटेज इंक्लूड करना है, जो भी 15%, 10% या 20%, वट एवर, वो मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट को प्लस करके, यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट खुद से कैलकुलेट किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फर्क होगा कि आपको सारी कास्टें अवेलेबल होंगी, और फिर आपको एक मार्जिन भी अवेलेबल होगा विच इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप रेट वट एवर, उस वो भी आपको गिवन होगा, उसकी बेस फिर आपने देखना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस मेथड इज कॉल्ड कास्ट प्लस प्राइसिंग, जिसको आपने शायद मार्केटिंग के अंदर भी देखा होगा। एंड दिस मेथड फर्स्ट कैलकुलेट्स द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट। यस, हमें पता है ना, हम जब तक कास्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसमें, और फिर क्या कर देंगे, उसमें प्रोपोर्शन ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट का, और फिर अपने कस्टमर को बता देंगे जी दिस इज अ प्राइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाए, A company carries out a small building work for the domestic customer। ठीक है, इंफॉर्मेशन है बेसिक उसकी कंपनी का, कंपनी कर क्या रही है। कंपनी आस्क, अ कस्टमर आस्क द कंपनी टू कोट, कोटेशन मांगी जी, कोट अ प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग एक्सटेंशन वट एवर, कोई भी कारोबार है, जो भी चीज है ये है। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि आपके 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 पास एक कस्टमर आया है, उसने आपको अपनी नीड एंड वांट बताई है, और प्लस आपसे कहा है कि जी काइंडली गिव मी अ कोटेशन, तो फिर हम देख सकें। आपको आपने उसका उसकी चीज को सुना, फिर आपने अपने कास्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई किया चीजों को। आपने देखा कि वो बंदा जो मांग रहा है उसके ऊपर जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है वो 2500 रुपये है, वो 2500 है, ध्यान हो गया। फिर क्या होता है, हमारे पास दूसरी चीज होती है, हमारे पास डायरेक्ट लेबर, वो भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 4000, गुड हो गया। उसके बाद चलें, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको भी हमें पता है कि चूंकि प्राइम कास्ट कैलकुलेशन में सारी चीजें प्लस हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको पता है यहाँ पे तो चले मेंशन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई अलग क्लास नहीं होती। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या तो मटेरियल पे डायरेक्ट लेबर, मटेरियल पे खर्चा होता है डायरेक्टली, या वो डायरेक्टली लेबर पे ही खर्चा होता है। ठीक है, चले ये डायरेक्ट एक्सपेंस की इनको भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, लेकिन हमें तो वी वी नीड अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ना, हमें कोई प्राइम कास्ट तो नहीं चाहिए। हमने प्राइम कास्ट की बेस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइम कास्ट की बेस पे हम डिसाइड करें तो हमारा एक जो एलिमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट थर्ड एलिमेंट ऑफ कास्ट विच इज FOH, वो स्किप हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल प्रोडक्शन कास्ट चाहिए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग या टोटल प्रोडक्शन कास्ट के लिए, अच्छा उसने OAR भी दिया हुआ है, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया हुआ है, जिस रेट की बेस पे हम अपने OH को एब्जॉर्ब करेंगे इन द पर यूनिट कास्ट में। वो कौन से 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, चलें बात ही खत्म कर दी उसने, यहाँ पे आसानी पैदा कर दी, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कास्ट 4000 आपके पास है, तो ये भी जो आपको बेस दे रहा है, यहाँ बेस के आपके पास डायरेक्ट लेबर कास्ट है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, और कास्ट की कितने परसेंट है, 100% है। अगर ये हमें कहता है कि जी 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, तो फिर हम ये 4000 का 80% कैलकुलेट कर देते। अगर 70% कहते तो 70% कैलकुलेट कर देते, अगर 150% कहते तो 150% कैलकुलेट कर देते। तो इसने कहा जी 100% है, तो मीन जितना आपका डायरेक्ट लेबर है उतना ही आपके पास FOH हो जाएगा, अप्लाइड FOH हो जाएगा। लिहाजा हमारी चीजें सारी क्लियर होगी। इसका मतलब ये कि सबसे ऊपर हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, फिर उसमें हम एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, और उसके साथ साथ जब हम OH के जो 4000 वैल्यू उसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया जी, फिर क्या होगा, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कास्ट से भी थोड़ा सा आगे चलना है, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कास्ट के अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली फैक्ट्री से उठा के नहीं बेच रहे,
हम चीजों को फिर अपने नॉर्मली भी इसी तरह से होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑफिस ओवरहेड भी हमारे पास अवेलेबल है। वो कह रहे हैं कि ऑफिस ओवरहेड, देखो ऑफिस ओवरहेड के अंदर उसने दोनों चीजें इन्वॉल्व कर दी। ऑफिस ओवरहेड का लफ्ज आया तो हमें पता चल गया इसमें आपके पास सेलिंग भी होंगे और एडमिन भी होंगे। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि ये दो अलग अलग दिए जाएंगे, लेकिन सम टाइम अगर आपको ये ऑफिस ओवरहेड दिया जाए तो इसका मतलब विद इन ऑफिस वो जो भी है आपका ऑफिस है, वो फैक्ट्री का शोरूम है, वो दुकान है, वो ठिया है, वो कोई चीज भी है, उसका वो अदर देन फैक्ट्री है, वो फिर वो डिस्प्लेइंग पॉइंट जो भी है उस पर आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो कह रहे हैं कि 20% ऑफ प्रोडक्शन कास्ट। स्टूडेंट्स रिमेंबर कि इस पॉइंट को गौर से देखना, ये कि ये जो छोटी छोटी बेसिस दी हुई हैं या छोटी छोटी, कि ये कह रहे हैं कि 20% ऑफ प्रोडक्शन कास्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन कास्ट है तो प्रोडक्शन कास्ट हमारा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा इससे। बल्कि अभी भी आप कर सकते हैं 2500 500 3000 बन गए जी। 3000 पे 4000 7000 7000 11000 बन जाएगा, उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर देंगे और आप पे मार्कअप भी कैलकुलेट विच इज 25%। चले हमको आंसर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमारा मटेरियल कितना था जी 2500 डन हो गया जी। उसके बाद हमने लेबर 4000 जी, डायरेक्ट लेबर का कास्ट 4000। ओके जी। उसके बाद फिर डायरेक्ट चीजें सारी इकट्ठी कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यस हमें वी नीड प्रोडक्शन कास्ट, टोटल प्रोडक्शन कास्ट। तो टोटल प्रोडक्शन कास्ट के लिए हमने OAR विच इज 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट था, तो 4000 था, हमने इसको प्लस कर दिया। अब ये देखें टोटल प्रोडक्शन कास्ट हमारे पास आ गई 11000 की। अब तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है ऑफिस ओवरहेड कैलकुलेट करना है विच इज 20% ऑफ 11000। 20% ऑफ 11000 कैलकुलेट करें, 11000 मल्टीप्लाई बाय 20% विच इज इक्वल टू 2200। देखते हैं इतने ही है, यस 2200 हमारे पास ऑफिस ओवरहेड आ गए। इनको समझ रहे हैं ना, ये ऑफिस ओवरहेड जो थे ये हमने 20% ऑफ प्रोडक्शन कास्ट कैलकुलेट करने थे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 20 what 11,000 of course a total production कास्ट, ये टोटल प्रोडक्शन कास्ट 11,000 आई थी, इसका 20% हमने कैलकुलेट करना ये कर दिया। सो वी गेट अ टोटल कास्ट, टोटल कास्ट नाउ टोटल कास्ट इज 13,000 इन 200। लेकिन अभी तक हमें प्राइस हम कोट नहीं कर सके। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको समझ आया ना कि हमें कोटेशन मांगी हुई थी, लिहाजा कोटेशन के लिए हमें क्या करना है, हमने इस पे कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन को भी ऐड करना है। तो प्रॉफिट मार्जिन जब ऐड होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास प्राइस आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि 25% ऑफ टोटल कास्ट, ही देख लें यहाँ पे भी जो बेस दिया गया है वो टोटल कास्ट का दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इसका प्रॉफिट जो है वो टोटल कास्ट के 25% है। ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, 11,000 का कैलकुलेट करो जरा, 25% है, इसको होना चाहिए फिर 11,000 था का 25% कितना बने 2,500 में। अगेन इसका टोटल कास्ट था ये, अच्छा अगेन 13,500 का, सॉरी 11,000 तो आपका टोटल प्रोडक्शन कास्ट है ना, प्रोडक्शन कास्ट नहीं, ये कह रहा है कि टोटल कास्ट का 25% है, लिहाजा टोटल कास्ट हमारे पास है 13,200 है। 13,200 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, 25%, तो ये हमारे पास आ गया 3,300। चेक करते हैं, यस 3,300 का मार्कअप। अब इसको इसके सामने मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। 25% of what total cost which is equal to 13,200। और फिर ये देख लें आपने जब आपकी प्राइस आप उसको आप कोट करेंगे प्राइस कि जो भी नीड एंड वांट थी कस्टमर की कि जी वी हैव टू चार्ज रुपीज 16,500 फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी जो बुक कीपिंग को समझने की भी कोशिश करते हैं साथ साथ कि कैसे हम ये तो सारी चीज़ें हमने की हैं, हमने वर्किंग कर दी हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट हम अपने जो एंट्रीज हैं या जो बुक कीपिंग का सिस्टम है उसको कैसे रन करेंगे। जो बेसिक आइडिया अगर आप मुझसे समझें उसके बाद एंट्रीज पास करने आपकी बेस है अकाउंटिंग की, वही गोल्डन रूल्स हमारे पास होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को ज़रा समझना है कि ये होता क्या है। सिर्फ मुझे
मुझे सिर्फ 2 मिनट जरा थोड़ा फोकस करो। आप लोग अगर मुझे नहीं सुन रहे तो 2 मिनट जरा गौर से सुनो। इन 2 मिनट के बाद आपको ये सारी एंट्रीज का जो आइडिया है, इस इन एंट्री को पास करने के अंदर को जो आइडिया वो आपको समझ आ जाएगा। तो 2 मिनट बैठे। अच्छा जी, अच्छा ऐसे है कि आइडिया मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर एंट्रीज को हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके आइडियाज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बुनियादी आइडिया क्या है, एंट्रीज पास कैसे होती है। देखो, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे तो हमें पता है जब भी इन्वेंट्री आप परचेज करते हैं, इन्वेंट्री योर एसेट अकाउंट, जब भी वो बिजनेस में आता है तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो यू नो कि उसको डेबिट लगता है। हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे, वट एवर इन्वेंट्री इज रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल को हम डेबिट कर देंगे। और फिर हम क्रेडिट किसे करेंगे, अगर हम कैश पे करेंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे, नहीं तो अकाउंट पेएबल आ जाएगा। ये तो सिंपल एंट्री है। आगे की बात समझते हैं, यहाँ तक तो आपके आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने आपके सिस्टम के अंदर एंट्री पास की हुई है। अब क्वेश्चन ये है, देखो कास्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। कास्टिंग उस वक्त वहां से स्टार्ट होती है जब ये रॉ मटेरियल आपका आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाता है। या इन अदर वर्ड, जो आपका मटेरियल परचेज हुए है जो आपके स्टोर रूम के अंदर है, उसको फैक्ट्री को जब आप बेचेंगे तो आपकी कास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम ये चीज देखेंगे कि जो आपने फैक्ट्री को जो चीज भेजी है वो क्यों भेजी है। अब क्वेश्चन ये है कि फैक्ट्री में क्यों भेजी है। भाई फैक्ट्री में इसलिए भेजी है कि उस पर प्रोसेस किया जाए, उसको उसकी आप अपने माइंड में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लेके आ जाए तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में इसलिए भेजा है कि उसके ऊपर कन्वर्जन कास्ट को अप्लाई किया जाए, मीन उस पर लेबर को अप्लाई किया जाए और उसके साथ साथ उस पर एफओएस को अप्लाई किया जाए, ताकि उसको उसकी शेप को चेंज कर दिया जाए, फर्नीचर बना दिया जाए, रॉ रॉ टिम्बर से फर्नीचर बना दिया जाए। इसलिए भेजा जाता है। अच्छा जी, इसलिए भेजा जाता है, ओके। अगर इसलिए भेजा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री के अंदर वर्क इन प्रोसेस होता है, उसमें से वर्क, इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट हमारा जनरेट होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी यार, मटेरियल का केस है, लेबर का केस है या एक्सपेंसेस का केस है। कास्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस डायरेक्ट होंगे तो याद रखिएगा वो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होंगे। ये पॉइंट अपने माइंड में याद रखें कि जो भी अगर डायरेक्ट चीज होगी, वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमेशा उनको हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे, WIP को चार्ज करेंगे, जो डायरेक्ट चीजें हैं। तो फिर इनडायरेक्ट चीजें किससे चार्ज की जाएंगी, एफओएस को चार्ज की जाएगी। सादी सी बात है। अगर आपने मटेरियल स्टोर रूम से आपका मटेरियल फैक्ट्री को गया है और वो मटेरियल जो था वो डायरेक्ट मटेरियल था, तो हमें पता है हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर वो मटेरियल आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फिर हमें तो वहां पे वर्क इन प्रोसेस को अगर डेबिट किया तो फिर अकाउंटिंग हमारी ये बताएगी कि ये जो मटेरियल भेजा है ये डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है। अगर ये इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट के लिए क्लास हमें याद है एफओएच होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा पॉइंट को समझना है। पहले आपने चीजें खरीदी, स्टोर में फेंकी, तो मटेरियल को डेबिट किया, अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया, जब वहां से स्टोर से उठाई चीजों को फैक्ट्री में ट्रांसफर किया तो फिर हम वर्क इन प्रोसेस को या एफओएच को चार्ज करेंगे। और अब आगे चलें, जब वर्क इन प्रोसेस में चीजें वर्क इन प्रोसेस होंगी, जब 100% वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम वर्क इन प्रोसेस तो नहीं कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस तो 99% तक होता है, लेकिन आप ये समझे कि वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो फिर क्या बनता है, फिर वो फिनिश गुड बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वर्क इन प्रोसेस से फिर चीज फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अकाउंटिंग में हम उसकी फिनिश गुड की एंट्री पास करते हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग ये शो कर रही होती है कि जो चीज हमने फैक्ट्री में बनाने के लिए भेजी थी वो अब कंप्लीट है। अच्छा जी, चले कंप्लीट होगी, फिर क्या करना है। अब कंप्लीट के बाद जब हम उसको सेल आउट जब करते हैं तो याद रखिएगा जो आपका फिनिश गुड है वो आपके सीजीएस को चार्ज हो जाता है। सीजीएस क्या सजेस्ट कर रहा होता है, हमने बनाया ना कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट ये सजेस्ट कर रहा होता है कि जो चीजें आपने सेल आउट की हैं उसके ऊपर आपकी क्या कास्ट है। ये इसका अब प्रोसेस चलता है। अगेन इसको जरा माइंड में रखें, सबसे पहले रॉ मटेरियल आया आपके स्टोर रूम के अंदर, फिर वो चला गया आपकी वर्क इन प्रोसेस के अंदर, फिर वो वर्क इन प्रोसेस से कन्वर्ट हो गया आपके फिनिश गुड के अंदर,
फिर वो आपके फिनिश गुड से फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपके सीजीएस के अंदर। और आखिरी बात करूं, फिर हम इसके एंट्रीज की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जहाँ से आपका स्टोर रूम से चीज़ों को उठा के आपकी फैक्ट्री में इंक्लूड किया, और सपोज किया कि वहाँ पे क्योंकि प्रोसेस हो रहा है इसलिए वर्क इन प्रोसेस, और फिर वर्क इन प्रोसेस के एंड पे हमने चूंकि एक हमारे पास फिनिश गुड बना तो उसको फिनिश गुड, और फिर जब हमने सेल किया तो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज किया। इनके दरमियान याद रखिएगा ये छोटे छोटे जो अकाउंट हम बनाएंगे, जिसको हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बोलेंगे, जिसको हम फिनिश गुड अकाउंट बोलेंगे, ये हमारे टेम्पररी अकाउंट्स होंगे। पहले हम इनको जनरेट करेंगे, जैसे ही हमारा हमारा प्रोडक्ट उस स्टेप से अगले स्टेप में चला जाएगा। मीन अगर हमारा प्रोडक्ट वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड की तरफ अगर चला गया है तो आप देखिएगा हम वर्क इन प्रोसेस को उस प्रोडक्ट के लिए कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल अपने माइंड में आपने ये चीजें याद रखनी है कि ये कुछ स्टेप्स हैं 3-4, जिसमें मटेरियल आपके स्टोर में पहले आएगा, फिर वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, फिर फिनिश गुड होगा, और फिर कस्टमर के पास सेल आउट हो जाएगा। और ये हम अकाउंटिंग के थ्रू प्रोसेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके दरमियान हम कुछ देखो, हमारे पास तो अकाउंट तो वही है, हमारे पास जो परमानेंट अकाउंट तो वही है, रॉ मटेरियल टू कैश या टू अकाउंट पेएबल। उसके बाद उसके आगे जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो सिर्फ हम अपनी समझ के लिए बना रहे हैं। हम अपने आप को ये समझाना चाह रहे हैं बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी, कि अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेप पे या किस स्टेज के ऊपर है, और जैसे वो पिछले स्टेज से अगले स्टेज में चला जाएगा तो ये आखिरी बात याद रखें कि फिर हम उसके जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं उनको भी साथ साथ क्लोज करते जाएंगे। चलें इसी प्रोसेस को इस एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर फॉर द कंपनी अपीयर्स बिलो। अच्छा जी, क्या किया जी? रॉ मटेरियल पहली एंट्री वर परचेज्ड ऑन अकाउंट, बड़ी सिंपल सी बात है जी। रॉ मटेरियल परचेज की आपके बिजनेस ने, अच्छा किया है जी। रॉ मटेरियल होता क्या है? एसेट होता है, और एसेट में क्या रूल है गोल्डन, जब भी इंक्रीज होगा डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है जी, क्रेडिट। अगर इसके अगेंस्ट हम कैश पे करते हैं तो सिंपल सा हम लिखते हैं रॉ मटेरियल टू कैश, लेकिन चूंकि हम अकाउंट था, हमने उधारा खरीदा है, तो अकाउंट पेएबल। ये एंट्री आपको बड़ी अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है आपको पता है। आगे चलते फिर क्या हुआ, फिर जरा देखें जरा रॉ मटेरियल। अब कास्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब जरा यहाँ पे इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा, पहला स्टेप है जहाँ पे स्टोर से चीजों को उठा के हम फैक्ट्री में भेजेंगे, वहां पे प्रोसेस के लिए नया चीज बनाने के लिए। रॉ मटेरियल दैट कास्ट ₹160,000 वर इशूड फ्रॉम स्टोर रूम टू प्रोडक्शन फॉर यूज। अच्छा जी, हमने क्या कि 1,60,000 का मटेरियल अपने स्टोर से उठाया। ये देखो ऊपर हमने 2 लाख का खरीदा था, उसमें से 1,60 को उठा के हमने अपनी फैक्ट्री को प्रोडक्शन को भेज दिया। अच्छा किया जी। अब क्वेश्चन ये है कि मटेरियल के अंदर तो 2 टाइप्स होती हैं। कुछ मटेरियल हमारे पास डायरेक्ट होता है, कुछ मटेरियल हमारे पास इनडायरेक्ट होता है। अब जब तक हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि इसके अंदर कितना पोर्शन डायरेक्ट है, ये कितना पोर्शन इनडायरेक्ट है, तो हम इसके एंट्रीज नहीं कर सकते। और एक और चीज भी है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन ना किया जाए कि इसमें से कितना पार्ट डायरेक्ट है या कितना पार्ट इनडायरेक्ट है, तो रूल ऑफ थंब क्या है फिर हमारे पास? हाँ, हमारे पास फिर रूल ये है कि हम सारे के सारे मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर करते हैं। लेकिन चलें इसने यहाँ पे इस केस में देखें तो ऑफ विच मीन 160 में से क्या हुआ जी, ₹136,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, और 24,000 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अकाउंटिंग में हम प्रोसीजर को समझते हैं। हम ये नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल। हम जब भी डायरेक्ट की बात आ जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ एक दफा, जब भी डायरेक्ट चीज की बात आ जाएगी तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे, और जब भी आपके पास इनडायरेक्ट की बात आ जाएगी तो हम FOH अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, ये जो मटेरियल आपके पास था, ये डेबिट हुआ था। अब इसका मतलब ये यहाँ से उठ के वो आगे चला गया है, ये आप ये समझिए कि ये पहली एंट्री जो है ये स्टोर रूम में हुई है। लिहाजा अब स्टोर रूम से जा रहा है मटेरियल, तो सिंपल सी बात है, जब मटेरियल आपके पास स्टोर रूम में आया था तो फिर क्या हुआ था? अगर अब जा रहा है तो उसको उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है अकाउंटिंग में। तो देख लें, जब आया था तो डेबिट हुआ, इसका मतलब अब हमने ट्रांसफर किया है, आगे भेजा है। इसमें इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट क्यों करेंगे? इसलिए कि हमें इसके बैलेंसेस चाहिए। अगर 160 का हमारे पास से चला गया है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सिर्फ 40,000 का मटेरियल हमारे स्टोर में शो होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमें, ताकि नई रिक्विजिशन आए तो हमें पता हो कि हमारे पास स्टोर में कितना है। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई कि ये चूंकि मटेरियल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने
वर्क इन प्रोसेस को या फैक्ट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मटेरियल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि फिर डेबिट क्या होगा? भाई डेबिट में तो दो ही चीजें डेबिट हो सकती हैं, या तो एफओएच हो सकता है या वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। दिस मीन कि हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे 136,000 के लिए और हम एफओएच को डेबिट करेंगे 24,000 के लिए। ये देखो, वर्क इन प्रोसेस 136,000, क्यों? इसलिए कि ये जो मटेरियल था इसमें से 136,000 की वैल्यू जो थी वो डायरेक्ट मटेरियल था, इसलिए हम डायरेक्ट मटेरियल, जब भी डायरेक्ट की चीज होगी वो मटेरियल या लेबर है, हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे। और 24,000 का जो मटेरियल था वो चूंकि इनडायरेक्ट था, इसलिए हमारे पास उसको हम क्रेडिट, उसको भी हम डेबिट करेंगे और ओवरऑल मटेरियल 160,000 का जो ट्रांसफर हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब आगे चलें, ये भी हो गया जी। चलें जी, हम प्रोडक्ट कास्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे की तरफ चले जाएं, विच इज कॉल्ड लेबर। अगेन यही रूल है उसमें, उसके अंदर भी अगर आपका लेबर डायरेक्ट होगा तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करो, अगर इनडायरेक्ट होगा तो सिंपल सी बात है आपका उसको एफओएच को चार्ज करेंगे। द फॉलोइंग कास्ट फॉर इनकर्ड फॉर एम्प्लॉय सर्विसेज। अच्छा जी, एम्प्लॉय सर्विसेज की बात आई है तो हमें हो गया कि अच्छा हाँ ये तो हमारे सेकंड पार्ट ऑफ कास्ट से इसका रिलेशन है, विच इज लेबर। इसमें डायरेक्ट लेबर है जी 200,000, इनडायरेक्ट लेबर है 85,000, सेलिंग एंड एडमन का जो है वो 90,000 है। अब एक चीज आपके माइंड में क्लियर होगी अभी कि विद इन अ फैक्ट्री दो तरह से हम चीजों को देखते हैं, या तो देखते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और फिर अगर चीज मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद तीसरी हेड भी हमारे पास आती है, विच इज सेलिंग एंड एडमन। अगर कोई खर्चा सेलिंग एंड एडमन में उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट की गई है, उसके ऊपर कुछ और इस तरह से काम किया गया है, कोई उसकी सेल एनहेंस करने के लिए हमने एम्प्लॉयज को रखा है, कोई और तरह से हमने कोई एड उसके लिए जनरेट किया, वट जो भी सेलिंग के रिलेटेड जितनी चीजें आएंगी, तो सिंपल हमारे पास तीन कैटेगरीज बन गई जी जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, वर्क इन प्रोसेस, जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें सारी आएंगी। नंबर सेकंड, एफओएच, जिसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें आएंगी। और नंबर थर्ड, सेलिंग एंड एडमिन। अगर कोई सेलिंग एंड एडमिन का खर्चा है तो फिर सेलिंग एंड एडमिन को चार्ज करेंगे। इसका मतलब अब तीन क्लासेस होगी। डायरेक्ट लेबर के लिए हम यूज करेंगे लास्ट वर्क इन प्रोसेस। देखो ये किया, वर्क इन प्रोसेस 2 लाख वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी 85,000 जो है वो एफओएच को डेबिट करेंगे, 85,000 एफओएच को डेबिट कर दिया। और आखिरी जो है जिसको सेलिंग एंड एडमिन कहते हैं उसको हम सेलिंग एंड एडमिन की क्लास में डेबिट कर दिया। टू सैलरीज एंड वेजेस के अकाउंट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस अकाउंट को मैं थोड़ा पहले लेके जाऊं। जैसे यहाँ पे हमने इसकी पहले एंट्री की थी रॉ मटेरियल टू अकाउंट पेएबल, फिर हम रॉ मटेरियल को आगे लेके गए प्रोसेस के लिए। तो इसकी भी अगर एक नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री पास की जाए इसके लिए सैलरीज एंड वेजेस के लिए, तो सिंपल सी बात है, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, या सैलरीज एंड वेजेस डेबिट हो जाएगा टू सैलरीज एंड वेजेस पेएबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे इसी तरह से इसके प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी हम जब भी अपने मटेरियल को फैक्ट्री में बेचते हैं तो हम या उस मटेरियल के रिलेटेड वर्क इन प्रोसेस या एफओएच को डेबिट करते हैं और मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से जब विद इन फैक्ट्री उसी मटेरियल के ऊपर आपका लेबर इनकर होता है तो फिर भी हम देखते हैं कि कौन कौन सा लेबर हमारे पास इनकर है। वो उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर विद इन फैक्ट्री लेबर आपका इनकर है तो वो डायरेक्ट लेबर होगा जो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होगा, या इनडायरेक्ट लेबर होगा जो एफओएच को चार्ज होगा। और अगर उसके अलावा भी कोई एडमिन का भी लेबर उस पर लगा है तो सेलिंग एंड एडमिन के खर्चे हुए तो वो सेलिंग एंड एडमिन के हो जाएंगे और क्रेडिट कर देंगे ओवरऑल सैलरीज एंड वेजेस को। या सैलरीज एंड वेजेस लिख लें या सिर्फ सैलरी या सैलरी वेजेस पेएबल, इसमें कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे पेएबल का लफ्ज क्यों आया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सैलरीज एंड वेजेस भी अगर आप लिख लें तो फिर भी कोई इशू इसका नहीं है। अब देखो, दो चीजें तो होगी भाई, हमने मटेरियल को भी उठाया, इसका मतलब है इस वक्त हमारी बीइंग एन अकाउंटेंट जहाँ पे प्रोसीजर में बात करें तो हमारी समझे फैक्ट्री चल रही है, उसमें मटेरियल का प्रोसेस हो रहा है, लेबर भी काम कर रहा है, हो रहा है, डन हो गया। लेकिन एक तीसरी चीज तो हम अभी छोड़ गए हैं, मेन जो ओवरऑल क्लास थी। देखो, छोटी सी चीज को जरा समझने, अभी तक तो हमने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को हमने उसके अंदर देखा है और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट उनको हमने देखा है, लेकिन एफओएच को भी हमने नहीं देखा। और एफओएच के अंदर अगेन थोड़ा सा कैसे है, बार चलो उसको देख लेते हैं आगे करके। अच्छा,
इसके बाद नेक्स्ट में चलें तो सप्लाईज कास्ट ऑफ 40,000 वर इनकर्ड इन द फैक्ट्री। अब भाई फैक्ट्री में सप्लाईज का भी खर्चा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि सप्लाईज आपने स्टोर से भेजी थी या सप्लाईज उसके पास थी, तो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं कर रहा कि जो स्टोर से आपने भेजी है। इसका मतलब है वहाँ जैसे ही आपको सप्लाईज की जरूरत पड़ी है तो आपने सप्लाई को परचेज किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सप्लाईज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है यार? हमने तो अभी तक जो सीखा है वो सीखा है मटेरियल का अकाउंट सीखा है, लेबर का सीखा है और एफओएच का सीखा है। तो सप्लाईज के तो आपको अभी आपको आंसर आ गया होगा आपके माइंड के अंदर कि सप्लाईज इज अ एफओएच अकाउंट है। अगर एफओएच है तो इसको सिंपली हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट देख लें, अगर आपने इसको पेमेंट किया है, देखो ये फैक्ट्री से नहीं आया आपके पास, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाईज कास्ट 40,000 इनकर्ड इन द फैक्ट्री, और अगर यहाँ पे लिखा होता कि एंड पेड बाय कैश तो आप कैश को क्रेडिट कर देते, और अगर एक्रूड है अनपेड है तो आप इसको पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। आगे चलें। अच्छा ये भी एक तरह देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹20,000 expired during that particular year, that 80% related to the factory operation and 20% related to the admin। ठीक है जी, ये भी दो क्लासेस अलग अलग करके हमें दे दिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंश्योरेंस है वो कौन सा एक्सपेंस है? वो मटेरियल है, वो लेबर है, या वो एफओएच है? द आंसर इज एफओएच है। ओके, ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ है, देखो जब आपने प्रीपेड इंश्योरेंस आपने परचेज की होगी तो सिंपल आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास की होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। ये जी हमने एडवांस में साल की 2 साल की जितनी भी उसने दी होगी वो हमने उसने रिकॉर्ड कर दी। अब आपने वहां पे तो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन अब उस प्रीपेड इंश्योरेंस वो से किसको फायदा हुआ? आपके प्रोडक्ट को फायदा हुआ है। लिहाजा अगर प्रोडक्ट को उस इंश्योरेंस का फायदा हुआ है तो उस इंश्योरेंस की कास्ट जो है वो प्रोडक्ट की ओवरऑल कास्ट के अंदर सम करना जरूरी है। अब सम करना जरूरी है तो उसने क्या बता दिया? इसने बता दिया कि जी जो आपने 20,000 की कास्ट इनकर की है उसमें से 80% जो है वो फैक्ट्री रिलेटेड है और 20% जो है वो सेलिंग रिलेटेड है। अब फैक्ट्री की रिलेटेड है तो जरा सुने, फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज रिलेट करती है तो उसको फिर हम दो तरह से देखते हैं। या तो सोचते हैं कि ये वर्क इन प्रोसेस है, या हम देखते हैं इसको एफओएच है। तो लिहाजा इंश्योरेंस है तो ये वर्क इन प्रोसेस नहीं है, इसलिए नहीं है। दिस इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस वगैरह सारा भी। लिहाजा इसके लिए हम डेबिट करेंगे सिंपल से, यहाँ पे देखें फैक्ट्री है, एफओएच को डेबिट करेंगे 80% के साथ, सेलिंग एंड एडमिन को डेबिट करेंगे हम 20% के साथ, 20% ऑफ 20,000 के साथ, और फिर क्रेडिट हमारा हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। और सिंपल देखें 20% का 80%, 20,000 का 80% 16,000 ठीक हो गया जी। और 20% आप सेलेंगे, ये 20% आप सेलेंगे और क्रेडिट हम कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को। थोड़ा सा आगे जाए तो ये लिखा हुआ है जी एडवर्टाइजिंग कास्ट 10,000 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। एडवर्टाइजमेंट का तो किसी तरह से रिलेशन नहीं है फैक्ट्री के साथ। एडवर्टाइजमेंट का किससे रिलेशन है? सेलिंग एंड एडमिन से रिलेशन है। और क्या आपने पे किया है? क्रेडिट कैश हो जाएगा, सेलिंग एंड एडमिन टू कैश की एंट्री पास करेंगे। और ये देखो यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखें डेप्रिसिएशन वाज 140,000 फॉर द ईयर ऑन फैक्ट्री एसेट ₹15,000, सेलिंग एंड एडमिन रुपीज। देखो डेप्रिसिएशन है, यहाँ इंश्योरेंस है, वो हमारा एफओएच है। अब देख लो सिर्फ इसने ये क्लियर किया हुआ है कि 140,000 आपके फैक्ट्री के अंदर इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन हुई है, और 15,000 की जो डेप्रिसिएशन हुई है वो फैक्ट्री के अंदर नहीं हुई है, वो आपकी जो ऑफिस के अंदर जो वहां पे जो चीजें थी, वो फर्नीचर था, वो बिल्डिंग थी, वट एवर जो भी चीज था उसके ऊपर हुई है। तो सिंपल सी बात है, अगर फैक्ट्री है तो हम एफओएस को चार्ज करेंगे, सेलिंग एंड एडमिन है तो सेलिंग एंड एडमिन को चार्ज करेंगे, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। इसके बाद आखिरी चीज जो है देख लो, इसमें हमने तकरीबन चीजें कंप्लीट कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड ओवरहेड हमने इंक्लूड नहीं किया, जिसको हम थ्रू ओएआर या कोई भी डिटरमिन जो भी आपका होता है उसके थ्रू करते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल सी बात है कि जो आपका ओवरहेड एफओएच होता है, फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड एफओएच है, उसको भी हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं सिंपल लफ्जों में। तो हम एंट्री पास करेंगे वर्क इन प्रोसेस टू फैक्ट्री ओवरहेड, अगर आपके पास 300,000 का वैल्यू दिए हुए। इसके बाद जरा देखें, अब जरा हमारा जो स्टोर की बात थी वो खत्म होगी, सारी चीजें हमने फैक्ट्री में इस आप अब ये अज्यूम करें बीइंग एन अकाउंटेंट, जहां तक अकाउंटेंट में अभी तक हम पहुंचे हैं 22 डेट तक कि आपकी फैक्ट्री चल रही है, टका टका उसमें काम हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब कोई वो फैक्ट्री जो चल रही है वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी ना? यस करेगी। अब क्या हुआ है, तो कैसे? पहले रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस की तरफ हम चले जाते हैं, फिर वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड की तरफ जाते हैं, और फिर फिनिश गुड से सीजीएस की तरफ जाते हैं। दीज आर द
4 steps in the casting. Goods that cost rupees 650,000 to manufacturing according to the job sheet were completed and transferred to the finished good warehouse. इसका मतलब क्या हुआ कि यार हमने 650,000 की चीजें कंप्लीट कर दी। अब इसमें देखो वर्क इन प्रोसेस में कितने आपके खर्चे लगे हैं, 3 लाख ये सारे आपने वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस हो भी रहा है, हमने फैक्ट्री क्लोज नहीं किए, हो रहा है। लेकिन अभी 23 डेट को हमने देखा कि हमारे पास एक आउटपुट आया है, जो आउटपुट ये शो कर रहा है कि 650,000 का आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कंप्लीट है और आपने इसको फिनिश गुड का जो वेयर हाउस उसमें भेज दिया है फॉर सेलिंग आगे चल के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपकी वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट हुई आपके फिनिश गुड के अंदर, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट हुई आपके फिनिश गुड के अंदर। अगर वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट हुई है, देखो पहले क्या हुआ था, आपका मटेरियल जो था वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ था, आपका लेबर वर्क इन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ था, आपका अप्लाइड एफओएच आपके वर्क इन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो फिर कन्वर्ट हुआ था तो फिर एंट्री क्या पास की थी, जो चीज कन्वर्ट हुई थी उसको क्रेडिट कर दिया था और जिसमें कन्वर्ट हुई थी उसको डेबिट कर दिया था। वर्क इन प्रोसेस या एफओएच हमने डेबिट। अब देखो यहाँ पे आपकी वर्क इन प्रोसेस जो है वो फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट होगी, तो लिहाजा वर्क इन प्रोसेस आप डेबिट करेंगे, फिनिश गुड आप डेबिट करेंगे और वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट करेंगे। मीन अगर जिस चीज में जो चीज कन्वर्ट हो रही है, जैसे रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में अगर कन्वर्ट हो रहा था, फैक्ट्री में जा रहा था, तो वर्क इन प्रोसेस को हमने डेबिट किया था। लेकिन अब क्या है, अब वही मटेरियल, वही लेबर और वही एफओएच के साथ हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट अब फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है तो देखो आपको पता है ना कि इन्वेंट्री के हमारे पास 3 तरह से उसके फ्लेवर होते हैं। पहला टाइप या पहला फ्लेवर जो होता है वो रॉ मटेरियल हमारे पास होते हैं, दूसरा हमारे पास वर्क इन प्रोसेस होते हैं और तीसरा हमारे पास फिनिश गुड होता है। एक और आर्गुमेंट भी देना चाहूंगा, और अगर ये 3 तरह से हमारे पास इन्वेंट्री है तो ये तीनों एसेट्स हैं हमारे पास, और अगर तीनों एसेट्स हैं तो जब एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, जब एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब इसी पॉइंट को अगर माइंड में रखें तो पहले जब रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो इंक्रीज हुआ, कैश या अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट कर दिया, उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या किया, उसी रॉ मटेरियल को उठा के आपने वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट किया। मीन रॉ जो चीज थी आपके पास, रॉ फॉर्म में जो मटेरियल था वो वर्क इन प्रोसेस में कुछ उस पे 1% से 99% तक कुछ ना कुछ उस पे काम होना शुरू हो गए, और जब वो वर्क इन प्रोसेस, जब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कन्वर्ट हुई है तो देखो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, कन्वर्ट किस में हो रही है, वर्क इन प्रोसेस में हो रही है, विच इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी देखें आखिरी पॉइंट में कि सेकंड लास्ट सॉरी, कि जब आपके पास फिनिश गुड में अगर आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है तो ये इज थर्ड टाइप ऑफ इन्वेंट्री विच इज आल्सो एसेट अकाउंट। अब क्या हुआ, इससे पहले हमारे पास फिनिश गुड आप सपोज करें बिल्कुल नहीं थी, अब हो गई है हमारे पास 6,50,000 की फिनिश गुड स्टोर में पहुंच गई है, वेयर हाउस में पहुंच के जहां से सेल करेंगे हम, तो लिहाजा हमारी यहाँ पे इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, डेबिट कर दे, और किससे हुए, वर्क इन प्रोसेस से, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर दिए। सेलिंग आपको पता है, सेल्स हम जब भी करते हैं सेल हमेशा क्रेडिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल या कैश आपका डेबिट हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है अनक्रेडिटेड, तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की इन्वेंट्री पास करेंगे। और देखें आखिर में the cost that were sold had the goods that were sold had the cost of rupees 600,000। देखो अब सीजीएस को चार्ज कर, देखो अब क्या करना है, अभी हमें पता तो चल गया कि जी हमारे फिनिश गुड में चीजें कन्वर्ट होगी और वो चीजें, अब उसमें से कुछ चीजें आपने सेल आउट कर दी, ये नहीं है कि ये सारी की सारी आपने सेल आउट कर दी, लेकिन कुछ चीजें आपने सेल आउट की हैं। ये देखिए 9 लाख की आपने चीजें सेल कर दी है। तो हम जब भी चीजों को सेल करते हैं तो उसमें प्राइस प्रॉफिट का मार्जिन तो जरूर रखते हैं ना। ऐसे तो नहीं होगा कि ये 650 की चीजें थी उठा के हम 650 में बेच दें, ऐसे नहीं है। इनमें से भी ये नहीं जरूरी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सारी की सारी बेचिए या कम बेचिए, आखिर में इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो इसका मतलब 9 में सेल आउट कर दिया। पे आ जाए जरा, ये कह रहा है कि जो आपने सेल्स की ये ऊपर वाली 9 लाख की, उसमें क्या है, द गुड्स दैट वर सोल्ड हैड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 600,000। इसका मतलब क्या है, आपने प्रॉफिट अर्न किया है। अगर प्रॉफिट अर्न किया तो जरा देखो अब क्या हो गया, लास्ट है रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड, अब फिनिश गुड से सीजीएस, आखिरी स्टेप, बस खत्म। तो सीजीएस आपको पता है जिस स्टेप में हमने जाना होता है स्टेप को डेबिट कर देते हैं और जो स्टेप जाता है वो क्रेडिट कर देते हैं। कोई सा रूल आप माइंड में रखें, मैं 2-3 तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे सीजीएस डेबिट हो जाएगा, और सीजीएस डेबिट हुआ है तो सीजीएस में कौन सी चीज आई है, फिनिश गुड से सीजीएस आया ना,
फिनिश गुड हमारा क्रेडिट होगा 6 लाख से। 6 लाख की चीज, इसमें अगर आप यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं, सेल्स में से आपको पता है ना, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल इज स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें सीजीएस को माइनस करें तो इस ट्रांजेक्शन की बेस पे आपको 3 लाख का बैलेंस शो किया जा रहा है। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, 5-10 मिनट ऊपर होंगे। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं जल्दी से इसको देखूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्स वाई जी कंपनी, इसका मटेरियल का खर्चा, ये तीनों हम क्या कर रहे हैं जी, हाउस बना रहे हैं, हाउस 1 2 3 हाउसेज हैं हमारे जी। इसमें डायरेक्ट आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल आपका ये एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर आपका ये एक्सपेंस है, अलग अलग दिया गया 1 2 3 तीन हमारे पास आप समझे 3 प्रोडक्ट हैं आपके रहे हैं। उसके बाद सिंपल सी बात है, ओ एच हमें ओ ए आर के थ्रू हमें 50% ऑफ अ डायरेक्ट लेबर कास्ट, 50% डायरेक्ट लेबर कास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट लेबर कास्ट है, इसका आधा आधा हम इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। प्रिपेयर ए जॉब कास्ट शीट फॉर द 3 हाउसेज, ये तो हमारे लिए आसान है, चलें ये पहले बना लेते हैं। जो जो चीज हमने इसमें नई करनी है वो इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 और 3 थी। पहले बड़ी आसान है, हमें जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनानी बड़ी हमें आती है। हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3, और साथ साथ हम टोटल को भी देख रहे हैं कितना खर्चे है जी। मटेरियल में चले जाए तो 90,000, 100,000, 30,000, 100,000, 30,000, ये अपने मटेरियल का एक्सपेंस उठा के यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ये वाला था, ये मटेरियल का था, ठीक है गया। ये कितना बने 220,000, ये 220,000 बन गया, जबरदस्त हो गया। इसके बाद लेबर पे आ जाए, 65, 70 और 15, 65, 17 और 15, इट मेक्स 150,000 रुपीज, 150,000 जबरदस्त हो गया। इसका मतलब है ये दो चीजें तो हमें कंफर्म हो गया जी। एक में हमने अपना मटेरियल लिख लिया, दूसरे में हमने लेबर लिख लिया। एफ ओ एच अप्लाइड है जी, अप्लाइड है तो क्या है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, मीन ये जो ऊपर वाली कास्ट है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर दें इसको, टोटल से अगर स्टार्ट कर दें तो ये कह रहा है कि आपका जो एफ ओ एच आएगा वो 50% ऑफ दिस कास्ट आएगा। मीन अगर ये 150,000 है तो उसका इसका हाफ कर दें, 75,000 आ जाएगा। ये 65,000 आपका हाउस नंबर 1 के लिए 65,000 है, तो इसका मतलब है इसको डिवाइड बाई 2 कर दें या 50% चार्ज करें तो 65,000 का 50% 32,500 बनता है। इसी तरह से 70,000 का आधा जो है वो 35,000 बनता है, 35,000 रुपया बनता है, और 15,000 का आधा जो है वो 7,500 बनता है। इसका मतलब है एफ ओ एच भी हमने यहाँ पे लिख दिया। और सिंपली हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कास्ट यहाँ पे आगे जो हमने कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे आपको कहा गया था कि जी प्रिपेयर अ कास्ट शीट फॉर द 3, हमने कास्ट शीट प्रिपेयर कर दी जिसके अंदर कास्ट अवेलेबल है, तीनों को प्लस करके हमें पता चल गया कि हम 3 हाउसेस हमने बनाने जा रहे हैं, ये बना लिए हैं वट। उसके ऊपर जो 3 हाउसेस हैं उनकी डेफिनेटली उसकी तीनों हाउसेस सेम नहीं है, एक मटेरियल यूज नहीं हो रहा, नीड एंड वांट डिफरेंट है, लिहाजा देखो उसकी प्राइसेस डिफरेंट है, उसकी शायद स्पेसिस डिफरेंट होगी, रूम्स सारी चीजें कस्टमाइज प्रोडक्ट है। 187,500, 205 और 52। ये जो तीसरे दर्जे का हाउस नंबर 3 है, ये जरा काफी सस्ता सा है। अच्छा अब क्या करना है जी, पास द कंबाइंड जर्नल एंट्री फॉर द बिजनेस ए। अच्छा चले मैं जल्दी जल्दी इसकी यहाँ तक आ जाते हैं। ये हाउस नंबर 1 एंड 2 आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ तक हम करते हैं, बल्कि पहले यहाँ तक करते हैं। पास द कंबाइंड जर्नल एंट्री, यहाँ तक आते हैं। बिजनेस हमने जर्नल एंट्री की 3 चीजों की पास करनी होगी, एक मटेरियल की, एक लेबर की और एक एफ ओ एच की। मैं सिंपल सी बात है, मटेरियल आपने उठा के इसको वर्क इन प्रोसेस में डालना है, और लेबर को भी और एफ ओ एच को भी। एंट्री क्या पास की, देखो वर्क इन प्रोसेस टू डायरेक्ट मटेरियल, ये देखो। और क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कंबाइंड जर्नल एंट्री अलग अलग नहीं पास करनी, टोटल के लिए पास करनी है, तो टोटल में ये देखो हमारे मटेरियल का एक्सपेंस जो हुआ है वो टोटल हुआ है 220,000 हुआ है। टोटल मटेरियल के एक्सपेंस तो हमने यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया, मटेरियल को हमने उठा के तीनों हाउसेस का वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर दिया। इस तरह से देखो लेबर को भी हमने उठा के वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया कि ये तीनों हमने बनाना शुरू कर दिए थे। और अप्लाइड एफ ओ एच को भी हमने इसी तरह से किया, अप्लाइड एफ ओ एच को वर्क इन प्रोसेस में डाली। ये तीनों एंट्रीज हैं जिससे हमें ये पता चला कि जी हमने उठा के हमारी फैक्ट्री में काम शुरू हो गया, मेन प्रोसेस शुरू हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया जी। ठीक हो गया जी, तीनों में हो गया। फिर क्या हुआ जी, आगे क्या कह रहे हैं कि हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2 आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड। जबरदस्त हो गया, मैं यहाँ तक ही आ जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, हमने वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिया कि जी प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसमें से 3 हाउस थे, 3 में से 2 बन गए हैं भाई, एक एक नहीं बना, चलो उसको छोड़ें। अब 2 हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 आर कंप्लीटेड, इसका मतलब ये हाउस नंबर 1
सिर्फ हाउस नंबर 1। देखो हमने प्रोसेस में तो सारे को लेके आए हैं, तीनों बनना शुरू हो गए, हाउस नंबर 1 2 3 तीनों पे काम शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीट कितने हुए हैं? फिनिश गुड को कितनों को चार्ज करना है? सिर्फ 2 को, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 को। इसका मतलब है एंट्री क्या पास करेंगे? फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस। अब फिनिश गुड में फिर अमाउंट कौन सी देंगे? हमारे पास हाउस नंबर 1 ये है और हाउस नंबर 2 आपके पास ये है। इसका मतलब है हाउस नंबर 1 पे कास्ट है ये 187,000। मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, 1 इतना ही है ना, 187,500 प्लस हाउस नंबर 2 के 20,000 392,500। इसका मतलब है एंट्री पास करेंगे हम फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस 392,500। इस ट्रांजैक्शन में मैं फिर एक दफा बात करना चाहूंगा। देखो आपके पास आपने 2 हाउसेज आपके कंप्लीट हो गए हैं, मतलब रेडी फॉर सेल है आपके, आपका प्रोडक्ट समझते हैं हम इसको, ठीक है, और उसमें ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है इसमें मजीद कोई प्रोसेस नहीं होना, मीन इस पर कोई मजीद वर्क इन प्रोसेस की चीजें अप्लाई नहीं होनी, कोई और मटेरियल इसके लिए नहीं चाहिए, कोई और हमें इसके लिए एफओएच वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। लिहाजा अब इसका नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस की तरफ, और फिर दूसरे से तीसरा स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड की तरफ। तो हम डेबिट करेंगे फिनिश गुड को और क्रेडिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस को। क्योंकि ये 2 हो रहे हैं तो 2 की जो भी कास्ट है टोटल प्रोडक्शन को हम प्लस करेंगे और सम करके यहाँ पे हमने ऐड कर। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, अच्छा जी फिर क्या हुआ इसमें से? हाउस नंबर 1 जो है वो सेल भी हो गया है, बहुत मुबारक हो। कितने में सेल हुआ? 200,000 रुपीज में हुआ। हाउस नंबर 1 बनाया कितने में? 187,500 में। ठीक है, आपने 12,500 का यहाँ पे प्रॉफिट भी है। सेल हुआ तो सेल की सिंपल सी एंट्री करें ना, सेल किस में हुआ? कैश में हुआ या क्रेडिट में? सोल्ड फॉर कैश। सेल हुआ तो सिंपल सेल की एंट्री पास करें। सेल कैश टू सेल्स की एंट्री पास की 200,000, कैश टू सेल आपने ये पास कर दी। अब जरा सुनो, आखिरी आखिरी एंट्री है। अब 3 मकान बनाने शुरू किए थे, 2 बन गए, 2 बन के रेडी हो गया, आप समझे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? हमारे पास पड़े हुए, अब उसमें से एक बिक भी गए। जैसे ही कोई चीज बिकती है तो फिर क्या होता है? आखिरी स्टेप होता है, स्टेप नंबर 4, जहां पे आपका फिनिश गुड जो है वो सीजीएस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आखिरी एंट्री पास करेंगे जहां पे सीजीएस को, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि एक्सपेंस अकाउंट है, उसको डेबिट करेंगे और फिनिश गुड को हम अब क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कौन सी लिखेंगे? अमाउंट वो लिखेंगे जो जो हमने सेल आउट किया है। हमने हाउस नंबर 1 सेल आउट किया है, उसकी कास्ट क्या है? बिकॉज इट इज द कास्ट, ठीक है, 187,500, 187,500। और आखिरी रिक्वायरमेंट जी, बिल्कुल आखिरी, अगले सिर्फ और सिर्फ ठीक है, हम बिल्कुल टाइम पे आएंगे, अगले 6 मिनट हैं, 6 मिनट में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। आखिरी रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि मैक टी अकाउंट। देखो अब टी अकाउंट से आपको, अगर अभी तक आपका ये जर्नल एंट्री में कोई इशू है ना, तो अगले 5 मिनट गौर से सुनिएगा, टी अकाउंट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मकसद भी समझ आ जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे थे और किया क्या है। तो मेरे साथ रहिएगा आखिरी 4-5 मिनट। अच्छा, इसकी बेस पे मैंने टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। कौन कौन से टी अकाउंट बनाने हैं? गिवन है जी, वर्क इन प्रोसेस बनाना है, फिनिश गुड बनाना है और सीजीएस बनाना है, ठीक है। तीनों काम क्या है? वर्क इन प्रोसेस में हमें ये पता होता है कि इस पे काम हो रहा है, नॉट कंप्लीटेड। जब भी रॉ मटेरियल की बात आती है ना, रॉ मटेरियल किसी चीज के साथ आता है तो आपको पता होता है 0% वर्क डन, इस पे कुछ किसी किस्म के चीज पे काम नहीं हुआ, रॉ फॉर्म के अंदर है। लेकिन जब वर्क इन प्रोसेस की बात आती है तो आपको पता होता है 1% टू 99% वर्क डन। 100% नहीं हुआ, 0% भी नहीं है, लेकिन 1% से 99% के इन बिटवीन किसी जगह पे, जहाँ पे ना तो उसको रॉ मटेरियल कहा जा सकता है ना फिनिश गुड। और आपको पता है जब फिनिश गुड की बात आती है तो 100% वर्क डन, कोई उस पर एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, पैक्ड, बिल्कुल बेचने के काबिल। ओके। और सीजीएस आपको पता है, सीजीएस अकाउंट इज लाइक अ एक्सपेंस अकाउंट, इट इज अ मेजर एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, वर्किंग प्रोसेस बनाते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने का बिल्कुल आपको अच्छी तरह से तरीका आता है, मैं जल्दी से बता भी देता हूँ, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना है तो जाके देखना एंट्री में वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा जी, ये क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। अच्छा जी, ठीक है, अगर डेबिट हुए तो रिपोर्टिंग डेबिट होगी, कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। लेकिन इसको इसके सोर्स के साथ लिखेंगे, सोर्स हमेशा डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में होता है। लिहाजा ये आ गया जी डेबिट, इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुए 220,000 से एक दफा, उसके बाद 150,000 से, फिर 75,000 से, तीनों दफा हुआ डेबिट, हो गया जी, ठीक हो गया। उसके बाद देखें क्रेडिट कहाँ पे हुए? एक ही दफा क्रेडिट हुआ ना, जहाँ पे आपका जहाँ पे आपने 2 हाउसेस बनाए थे और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट किया था, ये वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कितने के साथ हुआ है जी?
392,000 के साथ हमने क्रेडिट किया और ये आपका बैलेंस आ गया। मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये बैलेंस अब क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले मैं इसकी तीनों अकाउंट फिनिश गुड को भी देख लें। फिनिश गुड में आपके पास देख लें, आपके पास फिनिश गुड ये वाला एक ही एंट्री हमारे पास फिनिश गुड, बाकी फिनिश गुड अकाउंट कोई भी इसके अंदर नहीं है। फिनिश गुड डेबिट हो रहा है किसके साथ, वर्क इन प्रोसेस के साथ हो रहा है 392,500 के साथ। ये आपका फिनिश गुड आ गया, ये डेबिट हो गया, ओके। उसके बाद फिर कोई और है फिनिश गुड, यस यहाँ पे क्रेडिट भी हो रहा है 187,500 के साथ, 187,500 के साथ ये क्रेडिट हुआ। सेल्स सोर्स उसका हमने लिख लिया कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसके बाद उसका बैलेंस आ गया हमारे पास, ये वाला बैलेंस आ गया। डिस्कस करते हैं और आखिर में सीजीएस एक ही अकाउंट था, बिल्कुल आखिर में ये था, डेबिट हुआ था। ये यहाँ पे डेबिट हुआ 187,000 के साथ और साथ साथ आपका यहाँ पे इसका बैलेंस आ गया। अब जरा सुनो, ये तो सिंपल सी बात है, आपका लेजर अकाउंट माशाल्लाह आपको आता है, आप बना सकते हैं लेजर अकाउंट। अब जरा सुने वर्क इन प्रोसेस को आके देखें, यार ये क्या शो कर रहा है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमें ये शो कर रहा है इस वक्त कि जी कुछ चीज प्रोसेस में है, कुछ ऐसा एक अकाउंट है विच इज नॉट कंप्लीटेड। अगर वर्क इन प्रोसेस जीरो बैलेंस शो करे ना, तो इससे मुराद होती है देयर इज नो आइटम इन द वर्क इन प्रोसेस। फैक्ट्री के अंदर या कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो इन प्रोसेस है। सारी चीजें या तो 0% में पड़ी हुई है या 100% में पड़ी है, वर्क इन प्रोसेस का जीरो बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कोई एक चीज है जिसकी कास्टिंग है 52,500, वो इन प्रोसेस है, अभी तक उस पर काम भी हो रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको याद है ना कि हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि दो हाउसेस, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 जो है वो बन के कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन तीसरा इन प्रोसेस है। तो देख लो तीसरा जो इन प्रोसेस है वो कितनी वैल्यू के साथ है, 52,500 के साथ। यहाँ पे भी देख लें, ये आपको 52,500 के अंदर आ गए। एक बात, दूसरी चीज क्या होती है, फिनिश गुड। आपको पता है फिनिश गुड क्या होता है, रेडी फॉर सेल, जो मटेरियल जो आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आपकी फैक्ट्री ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो इस केस के अंदर आपकी फैक्ट्री ने, या फैक्ट्री तो नहीं थी, हाउसेस बनाए थे, आपके बिजनेस ने जो आउटपुट की थी वो दो चीजें आउटपुट की थी, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2, दो आपने आउटपुट की है। इसका मतलब है फिनिश गुड के अंदर आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और जरा नोट करें, ये दो तो आपने किया था चीजें, लेकिन दो में से एक चीज आपने बेच दी है। इसका मतलब ये कि फिनिश गुड की अगर बात किया जाए कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर एक हाउस आपका पड़ा हुआ है जिस पे काम हो रहा है, और जरा फिनिश गुड के अंदर देखें जो आपके पास रेडी फॉर सेल है वो कितने हैं, दो थे लेकिन एक तो चला गया ना। इसका मतलब है कौन सा चला गया था, हाउस नंबर 1 बेचा था शायद ना। इसका मतलब फिनिश गुड के अंदर आपके पास कौन सा हाउस होना चाहिए, हाउस नंबर 2 होना चाहिए, जिसकी कास्ट जो है प्रोडक्शन कास्ट 205,000 है ना। देख लेते हैं, ये आ गया 205,000। ये देखें इसमें आए तो ये दोनों थे, आपके दोनों इकट्ठे थे, ये दोनों की वैल्यू इकट्ठी हुई थी। लेकिन उसमें से एक जो था हाउस नंबर 1 जिसकी 187,500 था, ये वाला ये आपके पास सेल आउट हो गया। इसका मतलब है जो आपका फिनिश गुड कंप्लीट आपके पास जो हाउस पड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही है जिसकी कास्ट है 205,000। और आखिरी चीज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कास्ट ऑफ सेल, ये कास्ट ऑफ सर्विसेज, कोई भी वर्ड यूज करते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्ड हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, कास्ट ऑफ सेल्स के लिए हम मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, कास्ट ऑफ सर्विसेज हम सर्विसेज बिजनेस के लिए हम यूज की जाती है। तो लिहाजा ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हाउस बना के सेल आउट करता है। तो यहाँ पे देखें इसका क्या बैलेंस हमें शो कर रहा है, ये कह रहा है कि 187,500 हमें ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इसकी कास्ट है जो हमने सेल आउट किया। यहाँ तक हमारा लेक्चर। इसके साथ साथ फिर आप इस पे देख लें, जो भी इसके MCQs वगैरह हैं उनको भी आप देख लें।